हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल जियोग्राफी एग्ज़ाम गुरु। आप सभी का जियोग्राफी एग्ज़ाम गुरु पे वेलकम है। तो आप लोग को मैं बीपीएससी जैसे देखिए हेड मास्टर एग्ज़ाम जो प्राइमरी का अभी तक नहीं हुआ है उस एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करा रही हूँ। इसका प्रैक्टिस सेट ये 5 है और इसके पहले मैंने 4 प्रैक्टिस सेट करवाए हैं। 4 में भी बहुत सारे सब डिवीज़न है, तो आप एक बार जाके प्ले लिस्ट पर जो बिहार हेड मास्टर प्ले लिस्ट है उस पर आप जाके एक बार ज़रूर देखें। और इसमें जनरल स्टडी के 100 मार्क्स जो रहेंगे, इसके साथ आपका 50 जो है बीएड से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन, यानी टोटल एक 1 इन वीडियो में आपको 150 क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगी। तो इसके लिए आपको अंत तक बने रहना पड़ेगा और जो है जिसमें से मैं एक क्वेश्चन करूंगी जिसका जवाब आपको देना पड़ेगा कमेंट करके। तो देखिए लास्ट तक बने रहिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स। स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि देखिए पहला क्वेश्चन है सामान्य अध्ययन का, जनरल स्टडी का। बौद्धों का वह धर्म ग्रंथ जिससे बौद्ध बुद्ध के पूर्ववर्ती जन्मों की कथाएं संकलित है कहलाता है, क्या कहलाता है? जीविका, जातक, विनय पिटक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए इसका जो आंसर होगा क्या होगा बताइए? इसका हो जाएगा 2, है ना, यानी जातक कहलाता है। क्या कहलाता है? जातक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता के तहत वह एकमात्र जगह कौन सी है जहां 216 मीटर लंबा एवं 37 मीटर चौड़ा एक नौका घाट अवस्थित था? ठीक है, तो कौन सा स्थान है? जैसे कालीबंग, कोट दीजी, लोथल या रूपा। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लोथल। क्या होगा? ऑप्शन 3 हो जाएगा लोथल। लोथल जो है ये अहमदाबाद ज़िले यानी गुजरात के सागरवाला ग्राम से 80 किलोमीटर दक्षिण में जो भोगवा नदी है, ठीक है, वहाँ के तट पर स्थित है। इस जो स्थल की खोज है इसको किसने किया है? तो डॉक्टर S.R. राव ने किया है। ठीक है, S.R. राव ने 1957 ईस्वी में किया है। कौन से ईस्वी में किया? 1957 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के संबंध में दिए गए निम्नलिखित तथ्यों में कौन सही ढंग से सुमेलित है? यानी यहाँ पे कौन सा सुमेलित है? देखिए गार्डन, ऑरेल स्टेइन, डैलेस और वी.एन. मिश्र, और नीचे यहाँ पे कूट दिया है। ठीक है, केवल 1 2 3 4 या 1 2 3 4। अब हम लोग देखते हैं कि इसका क्या है। गार्डन जो है बोल रहा है कि विदेशी आक्रमण, कौन सा सही ढंग से सुमेलित है ना? ये सिंधु घाटी सभ्यता का पतन के संबंध में दिया गया है। तो गार्डन ने कहा था कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो पतन हुआ है उसका रीज़न क्या था? विदेशी आक्रमण था। ये गार्डन का कहना था। ठीक है, उसके बाद ऑरेल स्टेइन ने कहा था कि ये जलवायु गत परिवर्तन था। डैलेस के अनुसार भौगोलिक घटनाक्रम था और बी.एन. मिश्र के अनुसार भूगर्भ स्थलीय परिवर्तन था। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन 4 होगा। यानी ये चारों ऑप्शन जो है वो क्या है? सही है। देखिए गार्डन ने जो कहा था वे भी सही है। विदेशी आक्रमण, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन जो विदेशी आक्रमण के कहा। ऑरेल स्टेइन ने कहा कि जलवायुगत परिवर्तन के कारण कहा। डैलेस ने कहा भौगोलिक घटनाक्रम था और वी.एन. मिश्र ने कहा गर्भस्थलीय परिवर्तन था। तो ये सारे सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप चलते हैं। 4 नंबर देखिए 10 राजाओं के विख्यात युद्ध में निम्नलिखित में कौन विजय हुआ था? तो जैसे है देखो दिवोदास, सुदास, तुर्वशगन या यदुगन। तो इसका जो आंसर होगा वो 2 हो जाएगा, सुदास। 10 राजाओं के विख्यात युद्ध में सुदास विजयी हुआ था। ठीक है, भारत वंश के राजा सुदास तथा अन्य 10 राजाओं के साथ युद्ध हुआ जिनमें 5 आर्य और 5 आर्योत्तर जनों का प्रधान थे। यह जो है 10 राज युद्ध यानी 10 राजाओं के साथ लड़ाई परोशनी नदी के तट पर हुआ। 10 राज युद्ध में सुदास की विजय हुई और पराजित जनों में सबसे प्रमुख पुरु थे। ठीक है,
कश्मीर में श्रीनगर किसने बसाया था? कश्मीर में श्रीनगर हर्ष ने, अशोक ने, चंद्रगुप्त प्रथम ने या बिंदुसार ने? तो देखिए कश्मीर में जो बनाया था वो था 2 नंबर यानी अशोक। कश्मीर में श्रीनगर अशोक ने बसाया था। ठीक है, ये मौर्य वंश के जो शासक थे अशोक ने ये 2 नगरों की स्थापना की थी। ठीक है, पहला था कौन सा? श्रीनगर जो कश्मीर में है। ठीक है, श्रीनगर। और दूसरा था कौन सा? ललित पालन जो नेपाल में है। ठीक है, ललित पालन ये नेपाल में है, एक श्रीनगर में एक नेपाल में है अशोक ने। ठीक, उत्तर भारत में गणतंत्र एवं राजतंत्र यानी जो महाजन पद की स्थापना हुई लगभग कितना में हुई थी? 900 में, 800 में, ठीक है, 700 में या 600 में? तो देखिए इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा 600 में, ईसा पूर्व 600 हो जाएगा। यानी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व उत्तर भारत में गणतंत्र और राजतंत्र जिसको महाजनपद की स्थापना हुई थी। और इसका उल्लेख कहाँ मिलता है? बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय में। कहाँ मिलता है? बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय में मिलता है। और जैन ग्रंथ जो है भगवती सूत्र में भी 16 महाजनपदों की सूची मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट है कि शासक ने अपने को देवताओं कहलाया। ठीक है, कहलवाया। कि शासक ने अपने को देवता कहलवाया? तो देखिए चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, कनिष्क, अशोक या समुद्रगुप्त कौन कहलाए थे? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये होगा अशोक। देखिए दक्षिण भारत के प्रताप मास्की एवं गुर्जरा अभिलेखों में उसका नाम अशोक तथा पुराणों में अशोक वर्तुल मिलता है। कुछ अभिलेखों में अशोक ईरानी शैली यानी दास प्रथम में और देवा नाम प्रिय एवं देव नाम यानी प्रियदर्शी, देवा नाम प्रिय या देव नाम प्रियदर्शी उपाधियों से विभूषित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर, सूची 1 और 2। पहला है सूची 1 में देखिए क्या बोल रहा है, एहोल प्रस्तर लेख। ठीक है, यहाँ पे जैसे कूट है ना, सजाना है, तो जैसे देखिए बोल रहा है एहोल प्रस्तर लेख, इसका क्या होगा? एहोल प्रस्तर लेख जो है किसने दिया, किसका है ये एहोल प्रस्तर लेख? ये है पुलकेशिन द्वितीय का। एहोल प्रस्तर लेख पुलकेशिन द्वितीय, जूनागढ़ शिलालेख। तो जूनागढ़ शिलालेख हो जाएगा रुद्रदमन प्रथम। क्या हो जाएगा? जूनागढ़ शिलालेख रुद्रदमन प्रथम। 4 होगा नासिक गुहा लेख। नासिक गुहा लेख का हो जाएगा देखिए बलश्री। ठीक है, यहाँ पे जो है नासिक गुहा लेख का गौतमी बलश्री होना चाहिए, लेकिन यहाँ ऑप्शन में जो है आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। भीतरी स्तंभ लेख जो है इसका क्या हो जाएगा? जिसको देखिए यहाँ पे भीटारी लिखा है, एग्जैक्टली ये भीतरी स्तंभ लेख होगा और इसका स्कंदगुप्त होगा। क्या होगा? स्कंदगुप्त। भीतरी का होगा स्कंदगुप्त। ठीक है, और नासिक गुहा लेख का होगा गौतमी बलश्री, जिसको लिखा है यहाँ उष्वदत्त। तो उसके अकॉर्डिंग जो है आंसर जो होगा वो हो जाएगा आपका 4 नंबर। ठीक है, आंसर क्या होगा? 4 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुमायूं के नेतृत्व में मुगल सेना एवं अफगान सेना के बीच 5 नवंबर 1556 को युद्ध हुआ था। ठीक है, तो ये जो युद्ध हुआ था पानीपत में हुआ था, लाहौर में हुआ था या पेशावर में हुआ था, कहाँ हुआ था? तो देखिए इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा पानीपत। कहाँ हुआ था? पानीपत का द्वितीय युद्ध 5 नवंबर 1556 को हुआ था। यह युद्ध वास्तविक रूप से अकबर के वकील एवं संरक्षक बैरक खां और मोहम्मद, अकबर के जो वकील थे एवं संरक्षक थे कौन थे? बैरक खां। ठीक है, बैरक खां और मोहम्मद आदिल शाह सूर के वजीर एवं सेनापति हेमू के बीच हुआ था। यानी जो आपके बैरक खां थे, बैरक खां और किसके बीच हुआ था? हेमू के बीच हुआ था। ठीक है, जिसमें हेमू क्या हो गया? पराजित हो गया और ये जीत गया कौन? बैरक खां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर ने जजिया कर समाप्त कर दिया। अकबर ने जजिया कर कब समाप्त किया था?
तो ऑप्शन 2 होगा। 1564 ईस्वी में अकबर ने जजिया कर 1564 ईस्वी में क्या किया था, समाप्त किया था। ठीक है, अकबर ने देखिए 1562 ईस्वी में दास प्रथा, 1562 में इन्होंने क्या किया था, दास प्रथा। ठीक है, दास प्रथा। और 1563 में, ठीक है, यहाँ पे जो दिया हुआ है 1563 में तीर्थ यात्रा कर 1564 में जजिया कर समाप्त कर दिया। ठीक है, ये करने के बाद ही इन्होंने किया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने काकोरी कांड में मुकदमे का सामना नहीं किया था। ठीक है, काकोरी कांड में किसने सामना नहीं किया था, अशफाक उल्लाह खां, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह या चंद्रशेखर आज़ाद। तो जो नहीं किए थे वो थे चंद्रशेखर आज़ाद। ठीक है, तो इनका ऑप्शन क्या होगा, 4 होगा। इसका तो रीज़न आप लोग जानते ही हैं क्यों किए थे चंद्रशेखर आज़ाद। देखिए, HRA द्वारा 9 अगस्त 1925 ईस्वी में 25 ईस्वी को उत्तर रेलवे का जो लखनऊ सहारनपुर संभाग को काकेरी नामक स्थान पर 8 डाउन ट्रेन पर डकैती डालकर सरकारी खजाने को लूट लिया गया। यह घटना जो है काकेरी कांड के नाम से प्रसिद्ध हुई। सरकार ने समूचे षड्यंत्र का पता कर 29 क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया था। कितना, 29 क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया था, जिसमें जो है राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह, रोशन लाल, राजेंद्र लाहिड़ी आदि पर मुकदमा चलाकर उनको क्या कर दिया गया, फांसी दे दिया गया था। ठीक है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के बॉम्बे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, लाला लाजपत राय। 1920 में MN जोशी, जोसेफ वेफिस्ट और लाला लाजपत राय के प्रयासों से अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना हुई थी। ठीक है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो लाला लाजपत राय हुए थे। और ये सम्मेलन कहाँ हुआ था, मुंबई में। नेक्स्ट है, वेस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का पूर्ण स्वाभिमान प्राप्त हुआ। कब प्राप्त हुआ था, तो पूर्ण जो है 1764 में, 1764 में। कब हुआ था, 1764 में। देखिए, बक्सर का जो युद्ध के पश्चात 1764 में कंपनी ने बंगाल, बिहार, उड़ीसा पर पूर्ण प्रभुत्व स्थापित कर लिया और साथ ही साथ अवध अंग्रेजों का कृपा पात्र भी बन गया था ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी का महात्मा की उपाधि किसने दी, गांधी जी को। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, गांधी जी को किसने दी थी, रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को क्या की थी, महात्मा की उपाधि दी थी। ठीक है, और ये क्यों दी थी बोलिए, तो चंपारण सत्याग्रह जो हुआ था, कब हुआ था, 1917 में। तो के समय क्या हुआ था, पहली बार गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह करने की धमकी दी थी और चंपारण सत्याग्रह के सफल नेतृत्व के बाद ही रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को पहली बार महात्मा कहा था और तभी से उनको महात्मा गांधी कहते हैं। निम्नलिखित में से किसने नील दर्पण नामक नाटक की रचना की थी। तो देखिए यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है, तो जो नील दर्पण है ये किसने किया है, दीनबंधु ने। ठीक है, किए हैं, दीनबंधु जी ने नील दर्पण किए हैं। ये जो है नील दर्पण, ठीक है, नील बागान मालिकों के अत्याचार का खुला चित्रण दीनबंधु मित्र ने अपने एक नाटक किए थे जिसका नाम था नील दर्पण में किया। नील विद्रोह का पहली घटना बंगाल के नदिया जिले में स्थित गोविंदपुर गांव में सितंबर 1859 में, कब, 1859 में हुई। स्थानीय नेता दिसंबर विश्वास और विष्णु विश्वास के नेतृत्व में किसानों ने क्या की थी, नील खेती बंद कर दी थी। इसमें 2 वहाँ के स्थानीय नेता थे, दिगंबर
विश्वास और विष्णु विश्वास। ठीक है, ये आपको याद रखना है, क्योंकि अभी जो है ना बहुत ज़्यादा क्वेश्चन डीपली पूछ रहा है। ठीक है, पिछले आप देखे होंगे हाई स्कूल का हेडमास्टर का हुआ था उसमें भी, और बिहार का जो भी CDPO का एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी काफ़ी अंदर इनर वाला क्वेश्चन पूछ रहा है, किसने कहा था, क्यों कहा था। मैंने CDPO वाला भी डाला हुआ है, अपने देखें तो एक बार देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में, तो उससे आपको मतलब कैसा क्वेश्चन पूछता है BPSC ये आपको पता चल जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उसकी परीक्षा के केवल 20 दिन ही बचे थे। सोचिए, कोई भी सोचेगा कि चलो 20 दिन बचा है तो परीक्षा दे के ही छोड़ेंगे। सवाल है मेहनत का, लाइफ का, है ना। लेकिन ये जो हैं कौन थे, ये हमारे जयप्रकाश नारायण थे। कौन थे, अपने बिहार के जयप्रकाश नारायण थे, जिन्होंने 20 दिन एग्ज़ाम का बचा था और इन्होंने छोड़ दिए। ठीक है, देखिए थोड़ा सा जो है इनके बारे में है ना जानना ज़रूरी है। असहयोग आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण और जो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद द्वारा अंग्रेजी शिक्षा त्याग के आह्वान से अत्यधिक प्रभावित थे ये, और यह तूफान के आगमन से पूर्व की स्थिति थी। जयप्रकाश पूरी तरह से हिल गए। उन्होंने क्षण भर के लिए आकाश की ओर देखा और इसी संक्षिप्त अनुभवों ने उनके मन मस्तिष्क पर गहरी छाप छोड़ी। जयप्रकाश ने मौलाना के शब्दों को मन में बैठा लिया और अपनी परीक्षा आरंभ होने के मात्र 20 दिन पूर्व पटना कॉलेज छोड़ दिया। जयप्रकाश नारायण ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा स्थापित बिहार विद्यापीठ कॉलेज में दाखिला लिया और गांधीवादी डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिन्हा के प्रमुख विद्यार्थियों में शामिल हो गए। तो इनके जो गुरु थे डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिन्हा थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए 1930 में कांग्रेस का सविनय अवज्ञा आंदोलन इतना प्रभावी हुआ कि वे निम्नलिखित शहरों में से एक अंग्रेजी राज कई महीनों तक गायब से हो गए थे। तो ये कौन सा शहर था, तो देखिए ये जो था बरडही था। क्या था, 3 नंबर हो जाएगा इसका। जो 1930 में शुरू हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन, बिहार में इतना सफल हुआ था कि मुंगेर जिला का ये है बरही। ठीक है, मुंगेर जिला के बरही में अंग्रेजी शासन के चिन्ह कई महीनों तक गायब से हो गए थे। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी और उनके सहयोगियों की 1942 में हुई धरपकड़ से बिहार में बहुत दंगे हुए, जिसमें रेल सेवा पूर्ण रूप से ठप हो गई। उसमें अधिकांश प्रभावित जिला कौन सा था, जिसमें बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ था, ये आपका जो था ये था मुंगेर। कौन सा था, मुंगेर, क्योंकि जो है 11 अगस्त 1942 को बिहार का जो है पटना में दंगा हुआ और इसमें बहुत से लोग क्या हुए थे, मारे गए थे, जिनमें से बिहार से 7 छात्र भी शहीद हुए थे। ठीक है, 7 छात्र उसमें शहीद हो गए थे। रेल पटरी उखाड़ने की सबसे ज़्यादा घटना भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार में ही हुई। इससे सर्वाधिक प्रभावित मुंगेर जिला प्राय 2 सप्ताह तक बाहरी दुनिया से संपर्क कटा रहा था। ठीक है, 19 नंबर क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान किस संदर्भ में मिली थी। ठीक है, जयप्रकाश नारायण को, तो देखिए इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, भारत छोड़ो आंदोलन। जयप्रकाश नारायण भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही हजारीबाग जेल से दीवार फांदकर फरार हो गए और वो भूमिगत होकर इस आंदोलन का नेतृत्व करते रहे। ठीक है, तब से ही जो है ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 दिसंबर 1942 को श्री योगेंद्र शुक्ल कहाँ लाए गए थे। तो ये जो लाए गए थे ये पटना लाए गए थे। कहाँ लाए गए थे, पटना लाए गए थे। योगेंद्र शुक्ल जो है इनका जन्म 1996 में हुआ था और इन योगेंद्र शुक्ल को जो है 1996 से 1960 यानी 9 नवंबर 1942 को हजारीबाग जेल से भाग निकले थे ये, और 7 दिसंबर 1942 को उन्हें मुजफ्फरपुर में क्या कर लिया गया था, गिरफ्तार कर लिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है विद्युत धारा की इकाई। अब आपका हिस्ट्री का क्वेश्चन खत्म हो गया, साइंस के क्वेश्चन आ गए हैं। नेक्स्ट है विद्युत धारा की इकाई है, तो विद्युत धारा की इकाई क्या है, तो देखिए विद्युत धारा की इकाई एम्पियर हो जाएगा। क्या होगा, एम्पियर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर। यह बिजली की खपत का बिल किसके मापन पर आधारित होता है? ठीक है, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा बोलिए? वाट, वोल्टेज, ओम या एम्पियर। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा केवल एक, यानी वाट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एंगस्ट्रम इकाई है। एंगस्ट्रम किसकी इकाई है? तरंगदैर्घ्य की। एंगस्ट्रम किसकी है? तरंगदैर्घ्य की इकाई है। देखिए, एंगस्ट्रम जो है लंबाई की एक इकाई है जिसका उपयोग बहुत कम दूरी को मापने के लिए किया जाता है। इकाइयों का जो उपयोग है वो प्रकाश, रासायनिक बंधनों की लंबाई, विद्युत चुम्बकीय विकिरण के तरंगदैर्घ्य आदि को व्यक्त करने में किया जाता है। नेक्स्ट है आइंस्टीन को नोबेल प्राइज़ किस कार्य पर मिला था? तो आइंस्टीन को जो मिला था वो प्रकाश विद्युत प्रभाव। ठीक है, आइंस्टीन को प्रकाश विद्युत प्रभाव कब मिला था? 1921 ईस्वी में। 1921 में भौतिकी में नोबेल पुरस्कार अल्बर्ट आइंस्टीन को सैद्धांतिक भौतिकी के लिए उनकी सेवाओं के लिए और विशेष रूप से जो है फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव, जिसको E= इन्होंने बताया था कि mc², ठीक है, mc² के कार्य की उनकी खोज के लिए सम्मानित किया गया था अल्बर्ट आइंस्टीन को। नेक्स्ट है आयनिक यौगिकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो जैसे आयनिक यौगिक अल्कोहल में अघुलनशील होते हैं। आयनिक यौगिक ठोस अवस्था में विद्युत के सुचालक होते हैं। उपयुक्त में कौन सा कथन सही है? बोल रहा है केवल एक, केवल दो या एक और दो दोनों। ठीक है, तो देखिए ये जो क्वेश्चन है आयनिक यौगिक के संदर्भ में, तो ये दोनों ही क्या है? केवल दो इसमें सही है। ठीक है, केवल 2, यानी आयनिक यौगिक जो है ठोस अवस्था में क्या होते हैं? विद्युत के सुचालक होते हैं। ठीक है, और रसायन विज्ञान में उन पदार्थों को विद्युत अपघटय कहते हैं जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। अपघटय कहते हैं जो उस पदार्थ को विद्युत चालक बनाते हैं, और किसी आयनिक यौगिक का जल में विलयन सबसे साधारण विद्युत अपघटय होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो देखिए धोने के सोडा का जो रासायनिक सूत्र है वो Na2CO3 क्या है? Na2CO3। ये कपड़ा धोने के सोडा को सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं। क्या कहते हैं? सोडियम कार्बोनेट, और इसका रासायनिक सूत्र है। ठीक है, Na2CO3। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27। ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है, किसमें अनुपस्थित होती है? केरोसिन में, कांच में, मिट्टी में, सीमेंट में। तो इसका आंसर क्या होगा? देखिए केरोसिन। ऑक्सीजन जो है वो केरोसिन में नहीं होती है, कांच में, मिट्टी में, सीमेंट में होती है। देखिए रासायनिक रूप से जो है केरोसिन हाइड्रोकार्बन का क्या है? मिश्रण है। रासायनिक संरचना इसके स्रोत पर निर्भर करती है, लेकिन इसमें आमतौर पर लगभग 10 अलग अलग हाइड्रोकार्बन होते हैं। प्रत्येक में 10 से 16 जो है कार्बन क्या होते हैं? परमाणु प्रति अणु है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है चित्र खींचने में जिस धातु के हैलाइड का प्रयोग होता है, ठीक है, वह क्या है? तांबा है, सोडियम है, चांदी है, कैल्शियम है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा चांदी। चित्र खींचने में चांदी धातु का हैलाइड का प्रयोग होता है। देखिए क्या होता है? चांदी ऊष्मा और विद्युत का सबसे अच्छा क्या होता है? सुचालक है। ठीक है, सुचालक और सफ़ेद चमकदार धातु है। चांदी जो है धातु का निष्कर्षण मुख्यतः अर्जेंटाइन जो अयस्क है से मैक ऑर्थर साइनाइड विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है। चांदी का उपयोग विद्युत लेपन, दर्पण की कलई करने और चित्र खींचने में इस धातु के हैलाइड का प्रयोग होता है। नेक्स्ट डीएनए की खोज किसने की? तो जो डीएनए की खोज जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने की है। इन्होंने मिलकर डीएनए की खोज जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने 1869 ईस्वी में किया था। ठीक है, और इनकी आणविक संरचना को पहली बार जो है 1953 में जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने पहचाना था। वाटसन और
क्रिक जो है, ठीक है, ये देखिए 1869 में जो है जो फ्रेडरिक मीचेसर हैं, इन्होंने क्या किया था, डीएनए को सबसे पहले 1869 में फ्रेडरिक मीसेचर ने अलग किया था। इसकी आणविक संरचना को पहली बार 1953 में जो है वो जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने पहचाना था। तो वाटसन और क्रिक को डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल की खोज के लिए फिजियोलॉजिकल या मेडिसिन में 1962 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, इसलिए इसका ऑप्शन 1 हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ, निम्न में से किस पौधों के खाद्य सामग्री संग्रह करने के लिए अपने स्टेम को संशोधित किया? अदरक, मूली, चुकंदर, गाजर। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा अदरक। अदरक जो है जिंजीबरेसी कुल का पौधा है। वनस्पति शास्त्र की भाषा में इसे जिंजीबर ऑफिशिनेल नाम दिया गया है। देखिए ये जो है जिंजीबेरेसी परिवार का महत्व इसलिए अधिक है क्योंकि इसको मसाला परिवार भी कहा जाता है, जिसमें अदरक के अलावा इस परिवार में अन्य मसाले वाली फसलें जैसे हल्दी हुआ, इलायची है, बड़ी इलायची है, महत्वपूर्ण मसाला फसलें सम्मिलित है। अदरक का कोई बीज नहीं होता, इसके कंद के ही छोटे छोटे टुकड़े ज़मीन में गाड़ दिए जाते हैं और यह एक पौधे की जड़ है। यह भारत में एक मसाले के रूप में प्रमुख है। और भारत में देखिए बंगाल हो गया, जिसको वेस्ट बंगाल कहते हैं, ठीक है, उसके बाद बिहार हो गया, चेन्नई, मध्य प्रदेश, कोचीन, पंजाब और उत्तर प्रदेश में अधिक उत्पन्न होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉल्फिन निम्न में से किस एक वर्ग का उदाहरण है? तो जो डॉल्फिन है वो मैमल का होगा। क्या होगा? एविस तो है नहीं, वो पीसीज भी नहीं है और एम्फीबिया भी नहीं है। तो जो आंसर होगा वो होगा मैमल। डॉल्फिन समुद्री स्तनधारी जीव है जो कि जंतु जगत में कशेरुकी संघ की है और ये शाकाहारी जंतु होती है। गंगा नदी में पाए जाने वाली डॉल्फिन को भारत सरकार ने भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर के किस अंग में उपकला कोशिका पाई जाती है? उपकला कोशिका जो है वो बाल में, नाक में, फेफड़ा में, उपरोक्त सभी में। तो जो उपकला है कोशिका है ये उपरोक्त सभी बाल, नाक, कान सभी में पाए जाते हैं। उपकला ऊतक जो पतले ऊतक होते हैं जो शरीर के सभी उजागर सतहों को क्या करते हैं? आवरण करते हैं। उपकला ऊतक बाहरी त्वचा, मुंह की आंतरिक परत, पाचन तंत्र, स्रावित ग्रंथि, हर अंग के खोखले भाग जैसे हृदय, फेफड़े, आँख, कान, मूत्र जननांगी पथ और साथ ही मस्तिष्क की नीलय प्राणी और रीढ़ की हड्डी की केंद्रीय नलिका का निर्माण करते हैं। ठीक है, ऐसे तो इसके बारे में बहुत डिटेल में आप पढ़ना चाहते हैं तो गूगल सर्च करके भी देख सकते हैं। ठीक है, चूँकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा इसलिए फिर भी जो इम्पोर्टेंट मुझे लग रहा है आपको बताना चाहिए बता रही हूँ। देखिए प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है? तो इसका जो नियंत्रण केंद्र है वो कशेरु रज्जु में। कहाँ पे होगा ऑप्शन? कशेरु रज्जु में। ऐसे तो 115 में बोल रही हूँ, लेकिन देखिए इस 115 में कितने क्वेश्चन छिपे हैं। एक क्वेश्चन में मैं उसके हर इम्पॉर्टेंट चीज़ को बता दे रही हूँ ताकि उससे रिलेटेड आपसे पूछे तो आप जवाब दे सकें। देखिए ये प्रतिवर्ती क्रियाओं को जो है अनैच्छिक क्रियाएं भी कहते हैं। प्रतिवर्ती क्रियाओं को क्या कहते हैं? अनैच्छिक क्रिया भी कहते हैं। मस्तिष्क के जो पिछले भाग में कशेरुरज्जु सिर से रीढ़ की हड्डी तक फैला रहता है। इसी में खांसना, छींकना, उल्टी करना जैसी प्रतिवर्ती क्रिया का नियंत्रण और समन्वयन होता है। ठीक है, प्रतिवर्ती किसमें होता है बता दीजिए एक बार? कशेरुरज्जु में। ठीक है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है बताइए? विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होगा? एक एस्कॉर्बिक अम्ल। ठीक है, नेक्स्ट है, टाइफाइड तथा कॉलेरा विशिष्ट उदाहरण है। टाइफाइड और कॉलेरा किसका उदाहरण है? जलजन्य रोग का है ये, यानी जल से जो है टाइफाइड और कॉलेरा होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, जब ज्वालामुखी, अब देखिए साइंस के क्वेश्चन ख़त्म हो गए। अब जो आपके आएंगे वो है किसके?
ज्योग्राफी के। जब ज्वालामुखी मुख का विस्तार अत्यधिक हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं? ठीक है, ज्वालामुखी शंकु या कॉल्डेरा। देखिए ऑप्शन यहीं पे है, कॉल्डेरा कहते हैं। जब ज्वालामुखी मुख का विस्तार अत्यधिक हो जाता है तो उसको कॉल्डेरा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुनामी लहरें सक्रिय रहती हैं तो सुनामी की जो लहरें होती हैं वो कहाँ सक्रिय रहती है? तो देखिए इसका ऑप्शन हम देख ही पा रहे हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा? पश्चिमी प्रशांत। ठीक है, पश्चिमी प्रशांत महासागर में सुनामी की लहरें सक्रिय रहती हैं। देखिए सुनामी ये जापानी भाषा का क्या है शब्द है, इसका अर्थ होता है तट पर आती समुद्री लहरें। ये वस्तु तो बहुत लंबी और कम कंपन वाली समुद्री लहरें हैं जो महासागरीय भूकंपों के प्रभाव से महासागरों में उत्पन्न होती है। सुनामी लहरों की दृष्टि से प्रशांत महासागर सबसे खतरनाक स्थिति में, किंतु सुनामी के सर्वाधिक प्रभावित जापान है जो पश्चिमी प्रशांत महासागर में पड़ता है। इसीलिए जापान में क्या होता है, आए दिन जो है हर रोज़ दिन में आ ही जाता है। नेक्स्ट है, जब पर्वतीय भाग से कई घाटी जो है वैली ग्लेशियर नीचे उतरकर के आधार या तली के एक दूसरे से मिल जाती है तो उस हिमनद को क्या कहते हैं? तो उस हिमनद को जो कहते हैं वो होता है गिरिपद हिमनद। क्या कहते हैं? गिरिपद हिमनद कहते हैं। ठीक है, जब जो है एक पर्वतीय भाग में कई घाटी हिमनद नीचे उतरकर आधार पर एक दूसरे से मिल जाती है तो उसे विस्तृत हिमनद को पर्वतीय हिमनद, पर्वतपदीय हिमनद या गिरिपद हिमनद कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा का डेल्टा निम्नलिखित में से किस प्रकार का उदाहरण है? तो गंगा का डेल्टा जो है ये चापाकार डेल्टा होता है। कैसा डेल्टा है? गंगा का डेल्टा चापाकार डेल्टा है। देखिए और क्या है, चापाकार डेल्टा में जो है और किसका उदाहरण होगा? नील नदी तथा गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा। नील नदी का भी जो डेल्टा है वो क्या है? नील नदी का भी ये चापाकार होता है। उसके बाद जो पंजाकार होता है, पंजाकार डेल्टा जो है वो कहाँ का है? मिसिसिपी का। मिसिसिपी और मिसौरी नदी का डेल्टा पंजाकार होता है। ज्वार नदमुखी जो है डेल्टा ये पूछेगा तो ये भारत में नर्मदा और ताप्ती का जो डेल्टा है, जो दक्षिण भारत की नदियां हैं नर्मदा और ताप्ती, इसका ज्वार नदमुखी डेल्टा है। और दंता मतलब दांत होता है ना, दंता। ठीक है, तो जो दंता डेल्टा है, दंताकार डेल्टा, वो एब्रो डेल्टा है। क्या है? एब्रो डेल्टा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागार्जुन परियोजना बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो नागार्जुन जो है देखिए कृष्ण भगवान के सर पर क्या कृष्ण भगवान जो है किसके सर पे नाचे थे? नाग, तो नागार्जुन। ठीक है, तो नागार्जुन कौन से नदी पर है? कृष्णा नदी पर है नागार्जुन। देखिए और ऐसे था भी, पानी में जो नाग को निकाले थे कृष्ण भगवान, तो जो नागार्जुन परियोजना बांध है वो कृष्णा नदी पर है। ठीक है, और ये जो नागार्जुन सागर बांध है ये आंध्र प्रदेश का नेलकोट्टा जिले में स्थित है। ठीक है, और ये जो नागार्जुन है ये बौद्ध विद्वान थे। ठीक है, बौद्ध विद्वान नागार्जुन के नाम पर ही इसका नाम रखा गया। भारत का देखिए अब देशांतरीय विस्तार दिया हुआ है। ठीक है, भारत का देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री से 97 डिग्री 25 मिनट पूरब है। इसका अक्षांशीय विस्तार कितना होगा? तो इसका अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा वो 2 हो जाएगा। और 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट और उत्तरी अक्षांश है। और 67 डिग्री है ना, 67 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दून घाटी कहाँ अवस्थित है? तो दून घाटी जो है वो बोल रहा है महान हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय। तो शिवालिक और लघु हिमालय के बीच कई घाटियां पाई जाती हैं, जैसे काठमांडू घाटी। पश्चिम में इन्हें दून और द्वार कहते हैं, जैसे देहरादून और हरिद्वार। तो ये शिवालिक और लघु के मध्य, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, तो उपरोक्त में से कोई नहीं होगा। ठीक है, यानी ऑप्शन 4 हो जाएगा। नेक्स्ट है 43 नंबर, सूची 1 और 2 के साथ क्या करना है? मिलान करना है। तो जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे नदी का नाम दे दिया गया है
और क्या दिया है, मिलान करना है। तो अभी मैं आपको बताई थी, छोड़िए ऑप्शन का कूट नहीं देखना हमको। कृष्णा हम आपको बताए थे, जो कृष्ण भगवान ने वो किनके सर पे नाचे थे या किनको निकाले थे, तो नागार्जुन है ना, नाग के, तो नागार्जुन सागर का कृष्णा नदी हो जाएगा। और किस राज्य में है, तो आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, उसके बाद है सतलज। सतलज का क्या होगा बताइए, सब जानते हैं आप लोग, भाखड़ा नांगल। भाखड़ा नांगल, और ये कहाँ पे है, पंजाब। ठीक है, पी पंजाब। महानदी, महानदी कहाँ है, महानदी का हो जाएगा आपका हीराकुंड। महानदी में क्या है, हीरा है। और ये हीरा कहाँ कहाँ है, उड़ीसा में है। कहाँ पे है, ओडिशा। उसके बाद भागीरथी, देखिए भागीरथी का क्या होगा, भागीरथी का होगा टिहरी। भागीरथी का टिहरी होगा, और ये उत्तरांचल में है। कहाँ है, उत्तरांचल में। नेक्स्ट है, भारत का कौन सा पतन लो अयस्क निर्यात करने वाला सर्व प्रमुख पतन है। तो जो सर्व प्रमुख पतन है वो कौन सा है, तो इसका आंसर होगा मार्मागाओ। क्या होगा, मार्मागाओ जो है बंदरगाह, ये जुआरी नदी की ज्वारनुद पर स्थापित किया गया है। यहाँ से जो है ईरान को लो अयस्क का निर्यात किया जाता है। जुआरी और मांडवी नदियों जो है, मांडवी है ना, जुआरी और मांडवी नदियों के परिवहन द्वारा इस बंदरगाह को लो अयस्क पहुँचाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45। भारत का प्रथम जल विद्युत परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया है। किस नदी पर किया गया, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो होगा गंगा नदी पर। कहाँ किया गया है, गंगा नदी पर किया गया है। देखिए, भारत का जो है प्रथम जल विद्युत परियोजना कर्नाटक का शिव समुद्रम में 1902 ईस्वी में, ठीक है, 1902 ईस्वी में प्रारंभ की गई थी, कर्नाटक का शिव समुद्रम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 नंबर। बिहार का कौन सा शहर 5 पहाड़ियों से घिरा है। तो राजगीर जो है ये क्या है, 5 पहाड़ियों से घिरा है। राजगीर पहाड़ी जिसे राजगढ़ पहाड़ी के रूप में जाना जाता है। देखिए, भारत के बिहार राज्य के मध्य क्षेत्रों में राजगीर शहर के पास स्थित है। यह रत्नगिरी, विप्लाचल, वैभवगिरी, शांगिरी और उदयगिरी नामक 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। 5 पहाड़ियों का नाम याद रखिएगा। उसके बाद है त्रिवेणी नहर में किस नदी के से पानी आता है। तो त्रिवेणी में जो पानी आता है वो गंडक का आता है। किसका आता है, किस नदी का, गंडक नदी का। त्रिवेणी नहर भारत में बिहार के उत्तर पश्चिम क्षेत्र के चंपारण जिले में सिंचाई करने के लिए बनाई गई है, जो गंडक नदी के जो बाएं तट से निकली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गंगा नदी घाटी का जो है भाग कौन सी उपनदी है। तो गंगा नदी घाटी का कौन सा होगा, तो देखिए इसका जो आंसर होगा उत्तरी कोयल। क्या होगा, दो नंबर उत्तरी कोयल। छोटा नागपुर से निकलने वाली नदियाँ जैसे दक्षिण से गंगा नदी में गिरती है, सोन नदी जिसकी क्या है सहायक नदियाँ उत्तरी कोयल, अमानत, औरंगा, पुनपुन, किऊल, फल्गु, सकरी, मोहना आदि इस समूह के में महत्वपूर्ण है। और इन नदियों का पानी अंततः किऊल नदी के जो है माध्यम से गंगा में बहता है, लेकिन सीधे नहीं। एकजुट धारा को हरोहर के नाम से जाना जाता है। जब सब एकजुट हो जाती हैं तो उसको हरोहर कहते हैं। फिर है गंगा नदी की दियारा भूमि का नामकरण निम्नलिखित में से किससे संबंध है। तो जो गंगा नदी का दियारा नामकरण किससे संबंध है, तो दिया से संबंधित है ना। दियारा शब्द जो है दिया से लिया गया है। इसका अर्थ होता है मिट्टी का दीपक। जब बरसात के मौसम में बारिश का पानी जमा होता है तब नदी के दोनों किनारों पर प्राकृतिक तटबंध के बीच जो है स्थित सतह अवसाद छोटे कटोरे या दिए की तरह दिखाई देती है। इसीलिए क्या होता है, दियारा शब्द को से रेत से एकत्रित होने के परिणाम स्वरूप गंगा नदी के बीच में बनी भूमि का टुकड़ा है। उत्तर प्रदेश, बिहार, असम, उड़ीसा में दियारा भूमि बड़े पैमाने पर पाई जाती है। ये सिर्फ बिहार में नहीं पाई जाती है बल्कि यूपी, ठीक है, बिहार, उसके बाद जाके असम, ठीक है, इस सारी जगह पे पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है। तो देखिए जो त्रिवेणी नहर है ये गंडक नदी पर है। कहाँ है, गंडक।
त्रिवेणी नहर बिहार के चंपारण क्षेत्र में गंडक नदी पर बनाया गया है। इस परियोजना के तहत त्रिवेणी घाट के पास गंडक नदी में एक लंबा बैराज बना गया, जिसमें नेपाल, बिहार, ठीक है, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सिवान, वैशाली, गोरखपुर, देवरिया जिलों की 14.58 लाख हेक्टेयर जमीन सिंचाई करने के लिए कई नहरों को निकाला गया। ठीक है, तो ये बड़ा योजना है ये। देखिए, यदि लोग अब जो है आपका ख़त्म हो गया। अब क्वेश्चन किसका आ रहा है? देखिए, पॉलिटिक्स। यदि लोकसभा और राज्यसभा के बीच एक धन विधेयक पर मतभेद हो तो, अगर विधेयक पे मतभेद हो तो देखिए इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो होगा कि राज्यसभा अपनी सिफारिश भेज सकती है, जिसे लोकसभा स्वीकार या अस्वीकार कर सकती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यसभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सही है? पहला है इसके सदस्यों का 1/3 प्रत्येक 2 वर्षों में रिटायर होता है। इसके सदस्यों का 1/3 प्रत्येक 3 वर्ष में रिटायर होता है। इसके सदस्यों का 2/3 प्रत्येक 2 वर्ष में रिटायर होता है। इसके सदस्यों का 2/3 प्रत्येक 3 वर्ष में रिटायर होता है। तो इसका आंसर है वो ऑप्शन नंबर 1। इसके सदस्यों का 1/3 जो है 1/3 जो है प्रत्येक 2 वर्ष में रिटायर होता है। 1/3 2 वर्ष में रिटायर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें देखिए कि सर्वोच्च न्यायालय की सीट नई दिल्ली में है, पर यह कहीं भी अपनी सीट रख सकती है। सीट कहाँ होगा इसका निर्णय कौन करता है? तो इसका जो निर्णय है ये मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की स्वीकृति से करता है। कौन करता है? मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की स्वीकृति से। नेक्स्ट है राष्ट्रपति जो है अध्यादेशों को तभी लागू करते हैं जब संसद का सत्र चालू नहीं होता। इसका ऑप्शन 3 होगा, संसद का सत्र चालू नहीं होता। नेक्स्ट है 55 संघ राज्य क्षेत्रों जिनकी अपनी कोई विधायिका नहीं होती के लिए विधि का निर्माण किया जाता है। इसके द्वारा, ठीक है, इसके द्वारा क्या होता है? उपराज्यपाल, राष्ट्रपति। इसका आंसर क्या होगा? इसका जो आंसर होगा ये होगा राष्ट्रपति। देखिए, संविधान के भाग 8, ठीक है, 8 के अंतर्गत अनुच्छेद 239 से 241 में केंद्र शासित प्रदेश के संबंध में उपबंध है। प्रत्येक केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा संचालित होता है, जो एक प्रशासक के माध्यम से किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56 भारत में दल बदल कानून की संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लागू किया गया था। तो किसके द्वारा लागू किया गया था? तो इसका आंसर जो होगा 1 होगा, 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। 52वें संविधान अधिनियम द्वारा जो है किसी राजनीतिक दल के 1/3 सदस्य जो है स्वेच्छा से अलग होकर किसी दूसरे दल में शामिल हो जाते हैं, किंतु 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003, ठीक है, के द्वारा इस प्रावधान को हटा दिया गया, अर्थात अब इस पर भी दल बदल कानून लागू होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में पहली बार राजनीतिक दल को संवैधानिक मान्यता कब प्रदान की गई? तो देखिए, भारत में पहली बार जो संवैधानिक मान्यता प्राप्त की गई वो 1985 में की गई है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस समिति का संबंध भारत में चुनाव सुधारों से नहीं रहा है? तो किस समिति का नहीं रहा? तारकुंड समिति, राजमन्नार समिति, दिनेश गोस्वामी समिति या इंद्रजीत गुप्ता समिति। तो इसका क्या हो जाएगा? देखिए, ऑप्शन 2 हो जाएगा, जो राजमन्नार समिति है इसका संबंध चुनाव सुधारों से नहीं रहा है, लेकिन तारकुंड समिति, दिनेश गोस्वामी समिति और इंद्रजीत गुप्ता समिति, इन सभी का संबंध क्या हुआ है? रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59 नंबर, ठीक है, 15 भारत में उपयुक्त में कोई नहीं यानी नोटा नॉन ऑफ द एबव का प्रयोग किस लोकसभा चुनाव से हुआ था? ठीक है, तो कौन से लोकसभा चुनाव से शुरू हुआ है? 14वीं लोकसभा चुनाव, 16वीं, 15वीं, 13वीं लोकसभा चुनाव। तो इसका जो आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? 1 हो जाएगा, यानी 1, सॉरी 59 का इसका 2 हो जाएगा, थर्ड, ठीक है, 16वीं में हुआ। 2 बोल रहा है कि भारत का उच्चतम न्यायालय जो है के द्वारा वर्ष 2000
2013 में मतपत्र यानी ईवीएम में उपयुक्त में से कोई नहीं, मतलब नोटा नॉन ऑफ द एबव का प्रावधान करने का आदेश दिया गया। लेकिन वर्ष 2014 में 16वीं लोकसभा चुनावों के साथ आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा, सिक्किम राज्य के विधानसभा चुनावों में नोटा का प्रयोग किया गया। ठीक है, 2014 में कितना नंबर वाला हुआ था? 16वीं हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है कि संवैधानिक संशोधन के तहत सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। तो 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 97 संशोधन अधिनियम 2011, ठीक है, 2011 के द्वारा सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया, जो 15 फरवरी 2012 को लागू हुआ। केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को 14 फरवरी 2013 के पहले इस संशोधन के अनुरूप अपने राज्यों में सहकारिता समिति अधिनियम में संशोधन करने को कहा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमांत राजस्व ऋणात्मक होगा यदि मांग क्या होगा? तो देखिए, अभी इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन आ गया है, यदि मांग पूर्ण लोच हो। ठीक है, इसका ऑप्शन क्या होगा? 4, सीमांत राजस्व ऋणात्मक होगा यदि मांग पूर्ण लोच हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित अभिसूचक यानी इंडेक्स विकसित किया गया, इसके द्वारा विश्व बैंक का पर्यावरणीय प्रोत्साहन योग विकास प्रभाव। तो इसका देखिए आंसर जो हो जाएगा वो एक होगा, विश्व बैंक का पर्यावरणीय प्रोत्साहन योग विकास प्रभाग जो है विकसित के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में विनिवेश आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो जो विनिवेश इसका जो है 1996 में हुआ था। ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका। देखिए, ठीक है, भारत में विनिवेश आयोग की स्थापना अगस्त 1997 में GV रामकृष्णन की अध्यक्षता में हुई थी। कौन? GV रामकृष्णन की अध्यक्षता में हुआ था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन विकास का एक आर्थिक निर्धारक नहीं है? तो विकास का आर्थिक निर्धारक कौन नहीं है? सरकार पर विश्वास, प्राकृतिक संसाधन, मानव संसाधन, प्रौद्योगिकी। तो जो सरकार पर विश्वास है ये नहीं है, लेकिन जो आपका होगा वो होगा प्राकृतिक संसाधन, मानव संसाधन, प्रौद्योगिकी, अवस्थापना, पूंजी संचयन तथा निवेश पूंजी निर्माण, राजनीतिक और सामाजिक कारण ये भी आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 65 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65, निम्नलिखित में से कौन सी बेरोजगारी पूंजी की कमी के कारण होती है? मौसमी बेरोजगारी, चक्रीय बेरोजगारी, प्रौद्योगिकी संस्कारी या संरचनात्मक बेरोजगारी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 4 नंबर, यानी संरचनात्मक बेरोजगारी जो है ये पूंजी की कमी के कारण होता है। नेक्स्ट है 66, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था भारत में रेपो दर और रिजर्व रेपो दर निर्धारित करती है? तो जो वित्त मंत्रालय, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, भारतीय स्टेट बैंक या भारतीय रिजर्व बैंक। तो कौन करता है? भारतीय रिजर्व बैंक करता है। रेपो दर वह दर है जिस पर किसी देश का केंद्रीय बैंक किसी भी तरह की धनराशि की कमी की स्थिति में वाणिज्यिक बैंकों को धन उधार देता है। यानी आप एक लाइन में याद कर सकते हैं कि रेपो दर में क्या करेगा कि बैंकों को मिलता है। ठीक है, और रिजर्व रेपो दर वह अल्पकालिक उधार दर है जिसमें RBI जो है वो बैंकों से धन उधार पर लेता है। RBI जो लेगा वो रिजर्व रेपो दर होता है। ठीक है, भारत में रेपो दर और रिजर्व रेपो दर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा तय किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 67, विश्व विकास रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? विश्व विकास जो है विश्व बैंक द्वारा की जाती है। देखिए, सन 1978 में विश्व बैंक द्वारा हर साल विकास रिपोर्ट जो है यानी वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट प्रकाशित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 68 नंबर, वह दर जिस पर वाणिज्य बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक अल्पकालिक ऋण देता है। ठीक है, तो रेपो, तो यहाँ पे अभी मैं आपको बताई वह दर जिस पर वाणिज्यिक बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक अल्पकालिक ऋण देगा, तो अल्पकालिक तो क्या होगा? वो रेपो दर होगा। ठीक है, तो इसका आंसर 1 हो जाएगा। और देखिए, रेपो दर जो होता है ये 0.50% कम निश्चित की जाती है। इसलिए इस नीति को जो है उपकरण के रूप में रेपो दर में परिवर्तन महत्वपूर्ण है, न कि विपरीत रेपो दर में परिवर्तन। ठीक है, नेक्स्ट, यदि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा रेपो दर को
बढ़ा देता है तो किसी बैंक के शाख सृजन पर क्या प्रभाव पड़ते हैं। ठीक है, अगर बढ़ा दिया जाएगा तो शाख सृजन कम होती है। इसका आंसर क्या होगा? ये ऊंची रेपो दर का अर्थ है बैंकों की निम्न शाख निर्माण क्षमता, क्योंकि बैंक अपने शाख बाजार को बढ़ाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक से तरलता मतलब नकदी उधार लेने के लिए प्रेरित नहीं होते हैं। ठीक है, यानी शाख सृजन कम होती है इसमें। निम्नलिखित में कौन सा घटक वैधानिक तरलता अनुपात SLR के अंतर्गत सम्मिलित नहीं होता? ठीक है, तो जो नहीं होता, नगद, स्वर्ण, भार मुक्त अनुमोदित प्रतिभूतियां, केंद्रीय बैंक के पास रखे गए कोष। तो जो नहीं होगा वो होगा 4 नंबर। SLR में 3 घटक शामिल होते हैं, नगद, स्वर्ण और भार मुक्त अनुमोदित प्रतिभूतियां, यानी तीनों ये क्या होते हैं? शामिल होते हैं, जिन्हें वाणिज्यिक बैंकों को अपने पास रखना होता है। ठीक है, और केंद्रीय बैंकों के पास रखे गए कोष ये जो है नहीं होगा। नेक्स्ट है 71 में। अब देखिए जो मैथ के क्वेश्चन आ गए, तो मैं आपको पता है मैथ का नहीं कराती हूँ, मैथ और रीजनिंग के हैं, ये आप खुद से कर सकते हो, वीडियो पॉज करके इसको पढ़ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के अरावली जैव विविधता पार्क को भारत का पहला OECM स्थल घोषित किया गया है? तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? आंसर होगा हरियाणा। ठीक है, हरियाणा राज्य के अरावली क्षेत्र जैव विविधता पार्क को भारत का पहला OECM, ठीक है, अन्य प्रभाव क्षेत्र आधारित संरक्षण उपाय साइट घोषित किया गया है। नेक्स्ट है हेलोइट ग्लोबल द्वारा हाल ही में द वुमेन इन द बोर्डरूम रिपोर्ट कौन सा संस्करण जारी किया है? तो कौन सा किया है? इसका क्या होगा? 7वां संस्करण जारी किया है। ऑप्शन जो होगा, 1 मिनट, 7वां हो जाएगा। देखिए, द वुमेन इन द बोर्ड रूम रिपोर्ट हाल ही में हेलोइट ग्लोबल द्वारा जारी की गई और यह रिपोर्ट का 7वां संस्करण है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में महिलाओं के पास सिर्फ 17.1% बोर्ड सीटें हैं। हालांकि यह आंकड़ा बढ़ गया, 2014 में 9.4% थी और 2014 को तुलना के आधार पर वर्ष के रूप में लिया गया, क्योंकि 2013 में कंपनी अधिनियम ने अनिवार्य किया कि प्रत्येक बोर्ड में कम से कम एक महिला सदस्य होनी चाहिए। ठीक है, और इस रिपोर्ट में यह कहा गया कि देश में केवल 3.6% अध्यक्ष महिलाएं हैं। पिछले 4 वर्षों में चेयर पोजीशन पर महिलाओं का प्रतिनिधित्व कम हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द जंगल बुक पुस्तक का लेखक कौन है? तो द जंगल बुक के जो लेखक है वो रुडयार्ड किपलिंग है। कौन है? रुडयार्ड किपलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल्फ फोर्स ग्लोबल डिजिटल स्किल्स इंडेक्स 2022 में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया? तो जो भारत ने स्थान प्राप्त किया वो है पहला, ग्राहक संबंध प्रबंधन में अग्रणी खिलाड़ी। सेल्फ फोर्स ने ग्लोबल डिजिटल सेल्फ इंडेक्स 2022 प्रकाशित किया, जो बढ़ते वैश्विक डिजिटल कौशल संकट और कार्रवाई की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है। नेक्स्ट, किस बैंक के MD और CEO संदीप बख्शी को बिजनेस स्टैंडर्ड बैंक ऑफ द ईयर 2021 चुना गया? तो किसको चुना गया है 2020-21 का? तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा ICICI बैंक। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा 3, ICICI बैंक। नेक्स्ट है, विश्व पर्यावरण दिवस डैश को मनाया जाता है? तो ये क्वेश्चन आई थिंक आप सभी जानते हो, 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। तो देखिए पृथ्वी जो है ग्रह और पृथ्वी की रक्षा करने के लिए सकारात्मक कदम उठाने और वैश्विक स्तर पर पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए प्रतिवर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस यानी WED मनाया जाता है। यह कार्यक्रम संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम UNEP द्वारा, ठीक है, UNEP के द्वारा संचालित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने 5 मीटर रिजोल्यूशन के साथ नया कैमरा उपग्रह लॉन्च किया है? तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा चीन। चीन ने राष्ट्रीय अंतरिक्ष प्रशासन के अनुसार चीन ने 5 मीटर की रिजोल्यूशन के साथ जमीन की तस्वीर लेने में सक्षम कैमरे के साथ एक नया उपग्रह लॉन्च किया है। उपग्रह जिसे JUON क्या कहते हैं?
जी GU ऑन, एक मिनट, GU ऑन, क्या बोलते हैं, GU ऑन 102E या 5 मीटर 02 ऑप्टिकल उपग्रह कहा जाता है। बीजिंग जो है ये प्रांत शांक्सी यानी उत्तरी चीन में ताइत्वान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर के लॉन्ग मार्च 4C रॉकेट द्वारा बीजिंग समय पर इसे लॉन्च किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 98 नंबर, किदाम्बी श्रीकांत बैडमिंटन की BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाले भारत के कौन से पुरुष शटलर बन गए हैं? तो कौन बने हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा पहले। कौन बने हैं? पहले। नेक्स्ट है क्यूबा की मुद्रा जानी जाती है, क्यूबा की मुद्रा जो है पेसो के रूप में जानी जाती है। किसके रूप में? पेसो के रूप में। हाल ही में किस के द्वारा एक्सवरी आई मेट देम अ मेमोयर से किताब लिखी गई? ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 100 का? तो देखिए इसका जो होगा गुलजार। क्या होगा? गुलजार। महान भारतीय कवि, गीतकार, निर्देशक गुलजार ने अपनी नई पुस्तक एक्सवरी आई मेट देम अ मेमोयर शीर्षक प्रकाशित की। यह संस्करण जो है प्रकाशन समूह पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया द्वारा प्रकाशित किया गया है और इस पुस्तक में गुलजार ने किशोर कुमार, बिमल रॉय, ऋत्विक घटक, ऋषिकेश मुखर्जी, महाश्वेता देवी जैसे किंवदंतियों के बारे में कई रोचक अज्ञात तथ्य साझा किए हैं। अब बीएड से संबंधित 50 क्वेश्चन आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीएड कोर्स से संबंधित एक सफल अध्यापक वही होता है जो, एक सफल अध्यापक कौन होगा? जो छात्रों को स्वयं सीखने में सहायता करता है। ठीक है, ऑप्शन 4 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 102, बिहार में भारत के प्राचीनतम विश्वविद्यालय के अवशेष मिले हैं। कहाँ से मिले हैं बिहार में? तो देखिए तो आप क्वेश्चन जानते ही हैं, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नालंदा में। अध्यापकों को मानसिक स्वास्थ्य नियम मेंटल हाइजीन की शिक्षा क्यों दी जाती है? तो देखिए ये बहुत ज़रूरी होती है। ठीक है, मेंटल हाइजीन वाला जो है इसका जो आंसर होगा ये बच्चों के साथ सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करे। ठीक है, इसलिए जो है मेंटल हाइजीन वाला शिक्षा दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिया अनुसंधान क्या है? तो क्रिया अनुसंधान जो है ये क्या है? इसमें वैज्ञानिक विधि से पेशे को समझने का अध्ययन किया जाता है। तो इसका ऑप्शन 3 होगा। इसमें वैज्ञानिक विधि से पेशे को समझने का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 105 नंबर, तो इसमें क्या बोल रहा है? बिहार में किशोर किशोरियों एवं महिला जीविका हेतु क्रियान्वयन चर्चित प्रणाली है। तो सबसे ज़्यादा SHG, इसका आंसर क्या होगा? SHG। देखिए जीविका मिशन का जो मुख्य उद्देश्य है गरीबी चिन्हित करना, इस लक्ष्य की प्राप्ति की दिशा में सशक्त माध्यम स्वयं सहायक समूह SHG है। स्वयं सहायक समूह के माध्यम से परस्पर आसपास रहने वाले परिवारों की महिलाओं में तालमेल सहयोग की भावना का विकास हुआ और इस परियोजना के माध्यम से वे सक्रिय हुए। अब वे क्या होते हैं? सशक्तता के साथ अग्रसर हैं। साथ ही संगठन से जुड़े परिवारों के समझ आने वाली समस्याओं का समाधान में भी उनकी सक्रियता बढ़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आवश्यक जीवन कौशलों के विकास में कार्य शिक्षा किस प्रकार सहायक है? तो इसका जो आंसर होगा देखिए पहला है समस्या समाधान, निर्णय एवं नेतृत्वशीलता, दूसरा है सृजनशीलता और आत्मधारणा और समझ, तीसरा है प्रभावी संप्रेषण, परिश्रम और मनोवृत्ति निर्माण और उपरोक्त सभी। तो 106 का जो होगा वो होगा उपरोक्त सभी। ठीक है, नेक्स्ट है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत शिक्षा से संबंधित स्तरों पर किस प्रकार की शिक्षा को सर्वाधिक अनिवार्य घटक माना गया है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका देखिए बोल रहा है समाजोपयोगी कार्य शिक्षा, शरीरोपयोगी कार्य शिक्षा, संस्कृतोपयोगी या उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है पोर्टफोलियो में अवलोकन संबंध प्रमुख विशेषता निम्नलिखित में से कौन सा है? तो देखिए पोर्टफोलियो में जो इम्पॉर्टेंट है वो है
है, क्या क्या बोल रहा है पहले ये देखिए। विद्यार्थी के सबल निवल पक्ष का परिज्ञान, विद्यार्थियों का फरमाइश एवं लक्ष्य निर्धारण, विद्यार्थियों का परफॉर्मेंस गार्जियन को पता चल जाता है। उपरोक्त सभी, तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है वास्तविक जीवन के छोटे उद्धरण का सक्रिय निष्पादन होता है, तो किस में होगा? वास्तविक जीवन के छोटे उद्धरण का सक्रिय निष्पादन परियोजना में होगा, व्याख्यान, कार्यशाला और क्षेत्र कार्य में नहीं होगा। व्यक्तित्व मापन की विधि है, व्यक्तित्व मापन की विधि कौन सी है? तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन में दिया है रेटिंग स्केल, व्यक्तित्व दर, सूची, प्रक्षेपी परीक्षण या उपरोक्त सभी। तो ये उपरोक्त सभी होगा। व्यक्तित्व मापन की विधि, व्यक्तित्व जो है शील गुणों का समग्र और पुंज होता है। व्यक्तित्व मापन प्रकार दो आधार है। पहला है एक परंपरागत जिसको शास्त्रीय कहते हैं, विषयनिष्ठ, और प्रक्षेपी विधि जिसको वस्तुनिष्ठ कहते हैं। परंपरागत विधि जो है जिसमें साक्षात्कार, प्रश्नावली, अवलोकन और सर्वेक्षण आता है, जबकि प्रक्षेपी जिसको प्रोजेक्टिव कहते हैं, प्रक्षेपी यानी प्रोजेक्टिव विधि के अंतर्गत रोसा इंक पॉइंट, वर्ड एसोसिएशन और थीम एब्स्ट्रैक्शन आदि क्या होता है आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सूक्ष्म शिक्षण जिसको माइक्रो टीचिंग कहते हैं वह विधि है। तो क्या है माइक्रो टीचिंग? तो जिसमें बोल रहा माइक्रोस्कोप द्वारा पढ़ाया जाता है, जिसमें विद्यार्थियों को समझने का तरीका सिखाया जाता है, जिसका प्रयोग प्रशिक्षण के समय अध्यापकों को शिक्षण कौशल समझाने के लिए किया जाता है। तो इसका जो आंसर होगा 3, जिसका प्रयोग प्रशिक्षण के समय अध्यापकों को शिक्षण कौशल समझाने के लिए किया जाता है, उसको हम क्या बोलेंगे? माइक्रो टीचिंग बोलेंगे, है ना। ये जो है क्या होता है, धीरे धीरे सनी सिखाया जाता है और चरणबद्ध रूप से होता है। पहले एक स्टेप, फिर दूसरा स्टेप, ऐसे होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 112, शिक्षा मानव को बंधनों से मुक्त करती है और आज के युग में तो वह लोकतंत्र की भावना का आधार भी है। यह जन्म तथा अन्य कारणों से उत्पन्न जातीय और धर्मगत विषमताओं को दूर करते हुए मनुष्य को इन सबसे ऊपर उठती है। यह किसकी उक्ति है? ये उक्ति किसकी है? तो देखिए ये जो है स्वामी विवेकानंद जी की है। किनकी है? स्वामी विवेकानंद भारतीय नवजागरण के अग्रदूत थे। उन्होंने प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा की सामाजिक एवं राष्ट्रीय उपयोगिता पर बल दिया था, इसलिए उनके विचारों की व्यवहारिकता एवं आदर्शवाद का कूट मिलता है। देखिए प्रश्नात्मक विचार इसी का उदाहरण है। शिक्षा मानव को बंधनों से मुक्त करती है और वर्तमान युग में तो यह लोकतांत्रिक भावना का आधार है। यह जन्मादित कारणों से उत्पन्न जाति और धर्मगत विषमताओं को दूर करते हुए मनुष्य को इससे सबसे ऊपर उठाती है। एक व्यक्ति के लिंग के आधार पर अवसर, संसाधन, लाभों का आवंटन और सेवाओं तक पहुंचने से वंचन नहीं करना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये लैंगिक समानता से संबंधित है। किससे? लिंग समानता के लिए एक सामान्य प्रतीक लैंगिक समानता के रूप में भी जाना जाता है। लिंग समानता लिंग की परवाह किए बिना संसाधनों और अवसरों तक पहुंच की समान आसानी से स्थिति, लेन देन, अलग अलग व्यवहार, आकांक्षाओं, आवश्यकताओं का मूल्यांकन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 114 नंबर, बिहार में मिड डे मील योजनागत उच्च प्राथमिक स्तर पर कवरेज वाला जो अग्रणी जिला है वो कौन सा है? तो जो अग्रणी जिला है कौन, देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? बक्सर है। कौन सा है? बक्सर। यानी मिड डे मील योजनागत, ठीक है, बिहार का 3 जिला बक्सर जो है ये 76.85%, पश्चिमी चंपारण 68.3%, औरंगाबाद 66.8% उच्च प्राथमिक कवरेज में श्रेष्ठ निष्पादन करने वाले जिले हैं। ठीक है, नेक्स्ट है डैश चरण के दौरान अन्वेषण सबसे महत्वपूर्ण है। तो इसका क्या होगा? आरंभिक बाल्यावस्था, पूर्वा विद्यालय, शिशुकाल या किशोरावस्था। तो इसका जो आंसर होगा किशोरावस्था जो है 13 से 19 वर्ष तक की होती है। इस अवस्था में मानसिक क्षमता जैसे स्मृति, कल्पना, चिंतन, निर्णय लेने की क्षमता, तर्क शक्ति क्षमता क्या होता है? अधिक विकसित होती है, इसलिए इस अवस्था को अन्वेषण सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 115, बच्चों की वृद्धि के अनुरूप उनकी रुचियाँ क्या है? तो देखिए उनकी रुचियाँ क्या है? बहुमुखी हो जाती हैं। क्या होती है उनकी रुचियाँ? बहुमुखी हो जाती हैं। बच्चों की वृद्धि के अनुरूप उनकी रुचियाँ बहुमुखी होती हैं। विशेष
एवं महत्वपूर्ण रुचि अभिरुचि कहलाती है। अभिरुचि से जो है मोटिव और मेटिव से तत्परता और तैयारी रूप देने लगती है। देखिए तदुपरांत अधिनियम शुरू हो जाता है। निम्नलिखित में किस प्रमुख नीति को राष्ट्रीय साक्षरता मिशन 1988 ईस्वी में अपनाया गया? ठीक है, तो इसका होगा पूर्ण साक्षरता अभियान। क्या होगा? पूर्ण साक्षरता अभियान में क्या क्या अपनाया गया? नेक्स्ट क्वेश्चन है 118 नंबर। अनुसंधान समस्या के महत्व का मूल्यांकन करने में एक महत्वपूर्ण सामाजिक, ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन 2 हो जाएगा। देखिए शिक्षाविदों, माता पिता, सामाजिक कार्यकर्ताओं और आदि के निष्कर्षों का व्यवहारिक। कोई अनुसंधान तभी महत्वपूर्ण होता है जब वह सामाजिक कार्यकर्ताओं के लिए व्यवहारिक तौर पर मदद करे, जिससे समाज में समस्याओं का निराकरण कर सके, जिसमें अनुसंधान के द्वारा ही शिक्षा के उद्देश्यों को सामाजिक मानदंड के अनुसार बदला जाता है। नेक्स्ट है 1919। वे परीक्षण जो छात्रों की एक निजी विषय क्षेत्र में उपलब्धि की मापन करते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो देखिए वो जो कहलाएंगे वो अभिरुचि परीक्षण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अभिरुचि परीक्षण का उद्देश्य एक सुनिश्चित विषय क्षेत्र में उपलब्धि की मात्रा का मापन है। अभिरुचि परीक्षण जो है विद्यार्थी और छात्र छात्राओं की शिक्षण में क्या होता है? बेहतर उपयोगी होती है। ठीक है, और देखिए अभिरुचि विशेष रुचि है जिसकी दशा एवं दिशा स्पष्ट और क्रियान्वित योग्य होती है। नेक्स्ट है जनगणना 2011 के अनुसार, ठीक है, महिला साक्षरता दर क्या है? तो इसका जो आंसर होगा, देखिए जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में जो है महिला साक्षरता दर इसका क्या होगा? 51.5% होगा, यानी ऑप्शन 2 नंबर हो जाएगा। 2 नंबर होगा। 51.5% था 2011 के अनुसार बिहार में 51.5% था। महिला साक्षरता दर को देखिए संपूर्ण महिला आबादी को साक्षर महिला संख्या से प्राप्त भागफल और प्रतिशत के रूप में व्यक्त की जाती है। महिला साक्षरता एक क्रांतिकारी विचार और साक्षरता दूरदर्शी अभियान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वीमेन स्टडीज से जेंडर स्टडीज को की संकल्पनात्मक स्थानांतरण का संस्करण है। तो कौन इसका क्या हो जाएगा? देखिए तो इसका जो होगा वो होगा यहाँ पे, जैसे देखिए बोल रहा 19वीं सदी में नारीवाद, स्वतंत्रता आंदोलन में नारीवाद, आज़ाद भारत में महिला राजनीतिक चेतना। तो ये तीनों ही ऑप्शन जिसमें है वही हो जाएगा, यानी हमारा ऑप्शन जो होगा वो 4 हो जाएगा। ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान में अब शिक्षा जो है शिक्षा डैश की गई है, तो किस सूची में शिक्षा को रखा गया है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? समवर्ती सूची में, संविधान में समवर्ती सूची में शिक्षा को रखा गया है। निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 123 नंबर। इसका PDF थोड़ा क्लियर नहीं है ना, 1 मिनट। निम्नलिखित में किस सिद्धांत पर कंप्यूटर सहयोगी शिक्षण आधारित है? ठीक है, तो देखिए कंप्यूटर सहयोगी शिक्षण किस पे आधारित है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा सक्रिय अनुबंधन पर आधारित है। किस पे? सक्रिय अनुबंधन पर, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एकीकृत बाल विकास सेवाएं केंद्र सरकार ने कब शुरू की थी? तो देखिए जो एकीकृत सेवाएं हैं बाल विकास, ये 1976 में शुरू की थी सरकार ने। कब की थी? 1976 में। इसका ऑप्शन 2 हो जाएगा। ठीक है, 1976। नेक्स्ट है मापन और आकलन का अर्थ जो है अर्थक्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? तो मापन और इसका अर्थ क्या? मापन उपलब्धि का और आकलन जो है निष्पादन का है। मापन का अर्थ है उपलब्धि और आकलन का अर्थ है निष्पादन, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निश्चित समयावधि में संग्रहित मात्रात्मक एवं गुणात्मक आंकड़ों पर आधारित होता है, तो क्या आधारित होता है? तो इसका देखिए मूल्यांकन जो है वो आधारित होता है। नेक्स्ट है पर्याप्त एवं त्रुटि सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे? पर्याप्त एवं त्रुटि सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे?
थॉर्नडाइक थे। कौन थे? पर्यटन त्रुटि सिद्धांत के थॉर्नडाइक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलर ने किस सिद्धांत का विकास किया है? तो कोलर ने जो किया है वो है अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। किस कोलर का होगा? अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। फ्रेंड्स, अगर आपको अच्छा लग रहा है प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें। देखिए, रूसी मनोवैज्ञानिक पावलव जो है पावलव का सिद्धांत क्या है? तो पावलव का सिद्धांत क्या है? तो इसका होगा शास्त्रीय अनुबंधन। पावलव का क्या है? शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है 130, सीखना क्या है? देखिए, सीखना क्या है? अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में प्रगतिशील परिवर्तन लाना। ठीक है, यही सीखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 131, संकलनात्मक आकलन का अभिप्राय निम्नलिखित में से है। निम्नलिखित में से क्या है? तो इसका जैसे ग्रेडिंग और रैंकिंग वाली समयबद्धता प्रक्रिया, कोर्स समापनोपरांत निष्कर्षित विकास प्रक्रिया, वांछित शैक्षिक स्तरों की प्राप्ति की प्रक्रिया, या उपरोक्त सभी। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निर्माणात्मक यानी निर्माणात्मक वो फॉर्मेटिव एवं संकलनात्मक मतलब समेटिक आकलन का स्वरूप निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इससे देखिए क्वेश्चन तो रहता ही है निर्माणात्मक में। इसका क्या है होगा? इसका 2 होगा, यानी वस्तुनिष्ठ एवं व्यक्तिनिष्ठ। क्या ऑप्शन होगा? वस्तुनिष्ठ एवं व्यक्तिनिष्ठ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 133, शिक्षा के जीवन संबंधी आयामों में निम्नलिखित में से कौन शामिल है? ठीक है, तो कौन शामिल है? पहला है सामाजिक सांस्कृतिक समाजार्थिक और सांस्कृतिक भाव क्रिया ज्ञान औपचारिक अनौपचारिक उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क में फ्रेमवर्क का रूपरेखा क्या अभिप्राय है? पहला है संपूर्ण कार्य योजना, नीतिगत सैद्धांतिक रूपरेखा, वैज्ञानिक और वैधिपूर्ण योजना, उपरोक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट है शिक्षा में अनुशासन का महत्व निम्नलिखित में से किस विषय से संबंध है? देखिए, शिक्षा में जो है बोल रहा अधिगम, विकास या रचनात्मकता, या इसका तो आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी होगा, यानी चारों से ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के निर्माण में अनंतिम रूप से किस रिपोर्ट की मदद ली गई है? तो किस बोझ पहला है बोझ मुक्त अधिनियम 1993, यशपाल समिति 1992 और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, या उपरोक्त सभी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये होगा उपरोक्त सभी। बोझ मुक्त अधिगम जो है 1993 में आया था, यशपाल 1992 में और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में। तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 के निर्माण में अंतरिम रूप से इन तीनों रिपोर्ट को लिया गया था। नेक्स्ट 137 में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा निम्नलिखित में से किस निर्देश सिद्धांत पर आधारित है? तो देखिए, ये जो सिद्धांत है वो किस पे आधारित है? बोला विद्यालयोत्तर ज्ञान की समयबद्धता, रटन विधि से मुक्ति, पुस्तकीय ज्ञान और प्रशिक्षण प्रणाली में लचीलापन, या उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा? उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, 4 नंबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार शिक्षा परियोजना के प्रोग्राम ऑफ एक्शन संबंधी कार्य नीतियों में कौन शामिल है? तो इसका जो आंसर है क्या होगा? देखिए, पहला है प्राथमिक विद्यालयों का निर्माण एवं शिक्षकों की भर्ती, विद्यालय में शिक्षण सामग्री एवं शिक्षण प्रशिक्षण, तीसरा में महिला समाख्या एवं सहभागी कार्यक्रम पर बल, उपरोक्त सभी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन 139, सभी को शिक्षा नीति कार्यान्वयन हेतु बिहार में सरकार ने शिक्षा परियोजना के तहत कौन सा कदम उठाया है? तो देखिए, जो बिहार में कदम उठाया है वो क्या है? सामुदायिक निगरानी एवं ग्राम शिक्षा समिति का गठन, ठीक है, या NGO भागीदारी पंजीकरण अभियान, शिक्षण अधिगम संबंधी कार्यशालाओं का आयोजन, उपरोक्त सभी। इसका जो आंसर होगा उपरोक्त सभी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में बेरोजगारी किस प्रकार की शिक्षा की जागरूकता कम करती है? तो किस प्रकार का कम करती है? रोजगार की कमी जो है, ठीक है, यही जागरूकता को कम करती है बिहार में। नेक्स्ट निम्नलिखित में कौन सा शैक्षिक पिछड़ापन का मनोवैज्ञानिक कारण है? शैक्षिक पिछड़ापन का मनोवैज्ञानिक कारण अभिप्रेरणा का अभाव है। क्या है? अभिप्रेरणा का अभाव जो है, बेरोजगारी, गरीबी और जनसंख्या वृद्धि। तो इसमें अभिप्रेरणा का अभाव जो है शैक्षिक पिछड़ापन का मनोवैज्ञानिक कारण है। शिक्षा के मूल और महत्व के प्रति जनता की अनभिज्ञता कही जाएगी। क्या कही जाएगी? अज्ञानता कही जाएगी।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के तराई क्षेत्र में शिक्षा संबंधी लैंगिक भेदभाव का ज़्यादा शिकार निम्नलिखित में से कौन है? तो देखिए ज़्यादा शिकार जो है वो बच्ची होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेवाकालीन शिक्षकों की शिक्षा प्रदान करने वाली सर्वोच्च संस्था निम्नलिखित में से है? सर्वोच्च संस्था राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद। क्या है? राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेवारत शिक्षकों की प्रमुख समस्याएं निम्नलिखित में से कौन सा है? तो देखिए प्रमुख समस्या प्रेरणा एवं इच्छा शक्ति की कमी, परंपरागत शिक्षण विधियां, प्रशासकीय चुनौतियां, उपरोक्त सभी हैं। नेक्स्ट, अध्यापकों का मुख्य उत्तरदायित्व है। मुख्य उत्तरदायित्व क्या है? अध्यापक की तकनीकों के प्रयोग, अध्यापकों की तकनीकों के साथ प्रयोग करना जो है, ठीक है, ये अध्यापकों का मुख्य उत्तरदायित्व है। नेक्स्ट, निजी स्कूलों का प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य है, क्या है? तो व्यावसायिक जो है ये होगा। नेक्स्ट होगा, विद्यालय के शैक्षिक वातावरण पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है यदि हमेशा शारीरिक दंड दिया जाए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अध्यापक अधिक प्रभावी हो जाएगा यदि वह शिक्षार्थियों को पढ़ाई में निपुणता प्राप्त करने में सहायता करता है, तभी क्या होगा, एक अध्यापक अधिक प्रभावी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वार्षिक परीक्षा प्रणाली में उत्पन्न होने वाली अनावश्यक मनोवैज्ञानिक परेशानियों से बचने के लिए हमें प्रयोग करना चाहिए। हमें शोधन मानदंडों सहित आवर्ती परीक्षण को। ठीक है। तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन। आई होप फ्रेंड्स आपको अच्छा लगा होगा। तो अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू फ्रेंड्स।